स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज संविधान का ये स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग 64 लाख रुपया खर्च किया गया। आइए इसके संदर्भ में देखा जाता है भारतीय संविधान कैसा है। कठोर लचीला, नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। कठोर होने का मतलब यह नहीं कि बहुत हार्ड है। कठोर होने का मतलब किसी संविधान के कठोर होने का मतलब वह संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत जटिल हो, वो कठोर होता है। जहां पर संविधान में संशोधन करना बहुत आसान हो वो लचीला होता है। लेकिन भारत के संविधान में कुछ जो है प्रावधान ऐसे हैं जहां पर संशोधन करने के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है और कुछ ऐसे जो है प्रावधान हैं जहां पर संशोधन करना बहुत ही आसान है। संसद के द्वारा जो है साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला है। अगला प्रश्न को जो है देखता है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। दूसरा, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तीसरा, भारत एक कुलीन तंत्र है। चौथा, भारत एक जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था या प्रजातंत्र है। संविधान अध्यक्षात्मक होने का मतलब वह संविधान या वह सरकार जहां पर कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका ये तीनों के तीनों जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। दुनिया में सबसे पहले प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था अमेरिका ने ही शुरू किया था, क्योंकि दुनिया में पहला लिखित संविधान 4 मार्च 1789 को अमेरिका में ही लागू किया गया था। कार्यपालिक विधायिका का मतलब होता है, मैंने पढ़ाया आपको पिछले क्लास में तो जो है बताया था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन का जो अंग है उसको अगर जो है देखा जाए, शासन व्यवस्था का अंग देखा जाए तो ये जो है 3 प्रकार के हैं। एक होता है क्या, एक है विधायिका। विधायिका का मतलब जहां पर विधि का निर्माण होता है, यानी जहां कानून बनाया जाता है, जहां विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, वो विधायिका कहलाती है। और एक केंद्रीय विधायिका भारत में है और एक राज्य स्तरीय विधायिका है। यानी जहां विधि का निर्माण होता है इसी को लेजिस्लेटिव कहा जाता है। और विधि का निर्माण जो है केंद्र में करता है कौन? तो केंद्र में जो है विधि निर्माण प्रक्रिया जो है संसद में की जाती है, भारत की बात अगर करें तो। और नहीं तो अगर जो है राज्यों की बात करें तो राज्य स्तर पर जो है यह विधानमंडल काम करता है, विधानमंडल काम करता है। तो यहां पर जो कानून बनाए जाते हैं उन कानून को जो है लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, माने एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका के द्वारा जो है किया जाता है। और ऐसे कंडीशन में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आपसे पूछता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जो है पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, संसद का सत्र चल रहा हो और वहां पर जब जो है ये उपस्थित होते हैं तो उस समय वो विधायिका का हिस्सा होते हैं, यानी वो विधि निर्माण की प्रक्रिया में लगे होते हैं। लेकिन जब अपने कार्यालय में बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर जो है जारी करते हैं, यहाँ जो विधि बनाई गई उसको लागू कराने का काम करते हैं, तब उस दिन जो है वो अपने कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। जब यहां आकर के जो है झूठ बोलते, भाषण देते हैं, संसद को संबोधित करते हैं, कभी कभी सच्चाई मुंह से निकल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वो विधायिका के हिस्सा हैं। लेकिन जब संसद से बाहर पीएमओ ऑफिस में हो या कहीं भी हो तब वो कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। यहां जो कानून बनाया जाता है उस कानून के अनुसार
उसको लागू कराने का काम जो करती है उसी को जो है हम लोग जुडिशियरी कहते हैं, उसी को न्यायपालिका कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जिस राजनीतिक दल से है उस राजनीतिक दल को यहां बहुमत है, यानी हमारी विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जो है बिल्कुल संबंधित है, एक दूसरे की उत्तरदायी है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो होता है ये दोनों जो है स्वतंत्र, यानी अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था वह होती है जहां विधायिका और कार्यपालिका क्या है, स्वतंत्र होती है, एक दूसरे के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये अध्यक्षात्मक है और इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई और भारत में जो है भारत एक जो है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेटिव के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी उत्तरदायी होती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। कुलीन तंत्र का मतलब राजतंत्र, ऐसा भारत में जो है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत गुलाम रहा जरूर, अंग्रेजों का गुलाम रहा जरूर, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को एक देश एक संविधान दिया, एक देश एक शासन व्यवस्था दिया, एक देश एक न्यायिक व्यवस्था दिया। तो उसका कुछ जो है सकारात्मक पहलू भी है। एक देश एक गवर्नमेंट है जरूर, लेकिन हम लोगों ने संघात्मक व्यवस्था को, फेडरल शब्द का हालांकि भारत के संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया, यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है उसकी जगह पर। यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों स्वतंत्र होकर के अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। यही संघीय शासन व्यवस्था है। इनके बीच शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया है। किस विषयों पर कौन कानून बनाएगा, किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, किस पर केंद्र बनाएगा, किन पर दोनों बना सकते हैं, और दोनों बनाएंगे तो फिर क्या होगा? इन शक्तियों का जो विभाजन किया गया है इनके बीच, ये संघवाद है। लेकिन जब कभी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए जो है शासन व्यवस्था संचालित करने का काम फिर अब केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकारों का वहां रोल बिल्कुल निगेटिव तो नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो वो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो हम लोगों ने एकात्मक लिया है जी नहीं, पूर्णतया संघात्मक भी नहीं है, संरचना में संघात्मक, लेकिन भावना में क्या है? एकात्मक। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, इसको जेनिक्स ने जो है कहा था। भारतीय संविधान विकासशील है, तानाशाही संविधान ये तो हो ही नहीं सकता है। मौलिक इसलिए नहीं है कि विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान नहीं इसमें। दूसरा विकल्प जो है सही है। जेनिक्स के द्वारा जो है कहा गया था कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। वो इतना जो है इतना बड़ा है कि राज्यों के लिए अलग प्रावधान, केंद्र के लिए अलग प्रावधान, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग व्यवस्था, सबके लिए इतना व्यवस्था कर दी गई है कि उसी में पूरा उलझा दिया गया है। इसलिए इसको जेनिक्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा था, लॉयर पैराडाइज कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर अगर किसी एक देश की बात किया जाए या एक देश की बात किया जाए तो ब्रिटेन के संविधान का सबसे सर्वाधिक प्रभाव है। लेकिन सबसे अधिक किस अधिनियम का जो है प्रभाव पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम। अब दोनों ऑप्शन में दे दिया है, तो अगर दोनों की तुलना करेंगे तो सबसे अधिक जो है प्रभाव भारतीय संविधान पर लॉर्ड वेलिंगटन के शासन में पास किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था जो है स्थापित की गई और राज्यों से इसे समाप्त किया गया था।
अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। बाकी ब्रिटेन के संविधान से ही हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था लिया था। संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया था। किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से जो है हम लोगों ने लिया था। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम मात्र की जो है प्रधानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से बताने की जो है जरूरत ही नहीं। अमेरिका के संविधान से ही हम लोगों ने उपराष्ट्रपति का पद लिया था। उपराष्ट्रपति का पद जिसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? 63 में किया गया है। हम लोगों ने प्रस्तावना का जो विचार, प्रस्तावना वही प्रस्तावना जिसको तीसरे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका विचार अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। दिए हुए प्रश्न में संघात्मक शासन व्यवस्था हम लोगों ने कहां से लिया था? कनाडा के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था यहीं से हम लोगों ने लिया। लेकिन भारत न पूर्ण रूप से जो है एकात्मक है भारतीय संविधान, न संघात्मक है। फेडरेशन शब्द का वैसे भी भारतीय संविधान में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल में यूनियन शब्द का, भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका मतलब कि जो राज्य हैं वो चाह करके भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। और फेडरेशन का मतलब होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो है जब चाहे तब जो है अलग हो सकते हैं। तो भारत में फेडरेशन शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, यहाँ यूनियन शब्द का उल्लेख हुआ है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा विकल्प जो है सही है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतंत्र है, वही डेमोक्रेसी है, वही प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न देखें। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी कितने जो है ये लेटर हो गए? 4। तो इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है? भाग 4 में किया गया है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारा जो पर्सनल चैनल है उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जेपी सर जीएस वाला। जेपी सर जीएस वाला में ऐसे बहुत सारे ट्रिक जो है मैंने दे रखा है। अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय संविधान व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद। संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान की पहली पंक्ति में ही लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। तो भारतीय संविधान की शक्ति का केंद्र बिंदु इस देश की जनता है और सर्वशक्तिमान जो है इस देश में कौन? अपने देश का संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है? जी हाँ, संघ और राज्य दोनों संविधानों के लिए, जो दोनों सरकारों के लिए इसमें प्रावधान लिखे गए हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका अलग अलग जो है व्यवस्था दिया गया है। इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़का संविधान है, लिखित संविधान है। अगला देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। प्रभुसत्ता राष्ट्रपति में, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान में जो है। संविधान में पहली ही पंक्ति में जो है प्रस्तावना के ये उद्घोषित किया जाता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरीन कंट्री, ऐसा देश जो कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, न कि किसी देश पर जो है निर्भर है। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न को देखिए।
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में जन्म लिया था, अमेरिका में जन्म लिया था। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान है और इसमें कुल कितने अनुच्छेद दिए गए हैं? तो सिर्फ 7 दिए गए हैं। अब तक कितनी बार जो है संशोधन हुआ है इसमें? तो अब तक सिर्फ जो है 27 बार संशोधन हुआ है। कितने शब्द लिखे गए हैं इसमें? तो लगभग 4000 हैं। हालांकि शब्दों की संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश जो शब्दों की संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है। अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया? जी 4/3/1789 यानी 4 मार्च 1789 को। अगला प्रश्न देखिए, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में हुआ। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसमें कौन सी फिलॉसफी ऐसी है जो कि भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है? कल्याणकारी राज बिल्कुल है, समाजवादी व्यवस्था, इसी को तो 42वां संविधान संशोधन में जो है जोड़ा गया था प्रस्तावना में। राजनीतिक राज्य, साम्यवादी राज्य ये नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था वो अव्यवस्था होती है जहां प्राकृतिक संसाधनों पर गवर्नमेंट का जो है कठोर नियंत्रण होता है, वो साम्यवादी होती है। जैसे पड़ोस में चाइना और भारत में समाजवादी व्यवस्था है, यहां प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का अधिकार है जरूर, आधिपत्य है जरूर, लेकिन नाम मात्र का आधिपत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, इसका कारण बता रहा है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। भारतीय संविधान संघात्मक इसलिए है कि यहां प्रशासन व्यवस्था जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है बांट दी गई है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है बांट दी गई है। एकात्मक इसलिए नहीं है कि यहाँ की जो है शासन व्यवस्था जो है केंद्र के अलावा कुछ मामलों में जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी होती है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण? जी नहीं, भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, इसलिए तो भारत का संविधान जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है, जो कि कनाडा के संविधान से जो है लिया गया था। अगला, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, जी ये भी केंद्र की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर है। अखिल भारतीय सेवाएं सिर्फ केंद्रीय स्तर पे हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों जगह है, यानी दूसरा विकल्प जो है सही होगा। 2, 3, 5। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सरकार हर 5वें वर्ष चुनी जाती है, यहाँ की जनता चाहती है जिसको उसी को वोट देती है, लेकिन सरकार जो चाहती है उसी की सरकार बनती है। इसमें जो है संसदात्मक रूप की सरकार है, बताने की जरूरत ही नहीं है। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये तो 200% सही है। जनता जिसको चाहे हीरो, जिसको चाहे जीरो बना दे। लेकिन एक और जनता आजकल उपलब्ध हो गई है, वो है ईवीएम। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, जी नहीं।
1 2 3 सही होगा। एकीकृत शक्ति का प्रावधान सिर्फ तब है जब देश के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया हो और तब जो है समस्त राज्य जो है विधानसभाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और देश की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से केंद्र के हाथ में जो है आ जाती है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा जो ये जारी किया गया टेस्ट सीरीज, जिसको प्राप्त करने के लिए आप इस वेबसाइट का विजिट करें या फिर जो है इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान जिंदाबाद, बताने की जरूरत ही नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने बराबर है, समान है। जी नहीं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्क को चुनाव डी दूसरा विकल्प सही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत में राज्य का यानी गवर्नमेंट का कोई भी जो है अपना धर्म नहीं होगा। धर्मों के प्रति राज्य सरकारें, धर्मों के प्रति जो है राज्य जो होगा पूरी तरीके से तटस्थ होगा। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देश की संविधान की बिल्कुल नकल है। उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। मौलिक संविधान नहीं है, ये तो है ही है, क्योंकि ये विभिन्न देशों के संविधान से इसमें प्रावधान या तो अक्षरशः उठा लिए गए हैं, नहीं तो कुछ संशोधित करके ले लिए गए हैं, यानी दूसरे देशों के संविधान से जो है ये क्या है, प्रभावित है। अगला प्रश्न जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। 100% जो है सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। वो अलग बात है कि ये प्रावधान अमेरिका के से लिया गया, जबकि ऊपर वाला जो है ब्रिटेन से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से। ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अगला प्रश्न, अगला विकल्प, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी जो है 100% सही है। यूएसए से, यूके से जो है लिया गया। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है, सबके सब सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये भी सही है, ये भी सही है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल सही है। यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है, वहां भी भाग 3 में दिया गया था, यहाँ भारत के संविधान में भी भाग 3 में दिया गया है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तब तो अंतिम ही। मूल कर्तव्य भारत संविधान के मूल संविधान में जो है नहीं दिए गए थे, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी को जो है मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको भारतीय संविधान में जगह दी गई। किस भाग में? तो आप कहेंगे भाग 4 का। किस अनुच्छेद में इसको जगह दिया गया है? आप कहेंगे 51 का। आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर लिया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर लिया गया था। और इसमें मूल कर्तव्य जो है कितने हैं? 11 हैं। किस देश से लिया गया था? सोवियत संघ से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान को बनाने से पहले भारत के संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का संविधान का जो है विस्तृत अध्ययन किया, उसके बाद तब जो है भारत का संविधान बनाया गया। और उसमें प्रावधान किया गया कि भारत में पढ़ा लिखा 4th ग्रेड की नौकरी पाने के लिए, चपरासी होने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद यह प्रावधान किया गया।
कि अगर एक साधारण व्यक्ति पर अगर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, उस पर कोई केस हो गई, वो जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी संगीन धाराएं लगी हैं, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ करके सांसद, विधायक बन सकता है, भगवान कसम कानून मंत्री बन सकता है। लेकिन क्या ही किया जाए। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प कह रहा है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यह भी सही है, ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया था। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। हालांकि भारतीय संविधान में जो वयस्क मताधिकार था वो पहले जो है 21 वर्ष था, लेकिन इसमें जो है चेंजेज किया गया। और कब चेंज किया गया, इसको 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, आप कहेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण ये सिर्फ केंद्र सरकार का मामला है, तो इसलिए दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प 100%। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में है, रेलवे में पूछा गया था, 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से। तो जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थीं, तो आप कहेंगे कि 8 अनुसूचियां थीं। कितने जो है अनुच्छेद लिखे गए थे, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन संशोधन करते हुए इसकी संख्या अब 400 से ऊपर, लगभग 500 से कुछ कम है, लेकिन 400 से ऊपर है। इसलिए तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अब कितने भाग हो गए गणना के आधार पर, तो ये 25 भाग हो गए हैं गणना के आधार पर। ये कितनी अनुसूचियां हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और इनकी संख्या लगभग 500 जो है, यानी 450 प्लस हो चुका है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, बिल्कुल नहीं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। जैसे अमेरिका अध्यक्ष, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम अमेरिका में ही सबसे पहले जो है अपने अस्तित्व में आया। हम लोगों के यहाँ तो राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति कहने को होता है, नाम मात्र को होता है। वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत में निहित होती है। हम लोगों ने ब्रिटिश का जो कैबिनेट शासन व्यवस्था या वेस्टमिनिस्टर शासन व्यवस्था जो है लिया है, तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन भारतीय संविधान का अभिभावक संरक्षक होता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी तरीके का चेंजेस नहीं किया जा सकता। उसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, चाहे जहां परिवर्तन कर ले, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत जो ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973 को सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की खंडपीठ ने अपना यह फैसला दिया था। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। अगला, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या थी, क्या क्वेश्चन है। इस प्रश्न में आप कहोगे कि इसको क्यों आप लाए हैं, इतना आसान प्रश्न। इसलिए जो है इस क्वेश्चन को रखा गया है कि अमूमन देखा जाता है जो प्रश्न सबसे आसान होते हैं, परीक्षाओं में दबाव में सबसे अधिक प्रेशर में, वही गलत होते हैं। वैसे भी धोखा हमेशा वहीं मिलता है जहां भरोसा होता है।
अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र तो बहुतेरे आंख बंद करके 18 साल लगा देंगे, लेकिन ये पूछ रहा है कि उम्र सीमा कितनी थी। ये नहीं कह रहा है कि उम्र सीमा कितनी है, ये कह रहा है कि मताधिकार की उम्र सीमा कितनी थी। ऐसे साधारण प्रश्नों को थोड़ा सा आराम से देख करके जो है तब पढ़ करके तब आंसर दिया करें, नहीं तो जल्दीबाजी में 18 वर्ष जो है करके और मन ही मन जो है लड्डू फूटेगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था और वही सही, गजब। बाद में पता चलेगा कि जो इजी था उसी ने भिगा के जूता मारा है। तो मताधिकार की जो है वयस्क आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। और मैंने बताया कि इसको घटाया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण। तो संघीय व्यवस्था का मतलब शक्तियों का एकीकरण नहीं, शक्तियों का पृथक्करण। केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं, तब तो एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी। ये संघीय व्यवस्था कह रहा है। संविधान की सर्वोच्चता या फिर दोहरी नागरिकता। तो भारतीय संविधान सर्वोपरि है और उसमें दिए गए समस्त प्रावधान जो है भारत के लोगों में जो है निहित है। भारतीय संविधान की शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? तो भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग, ये जो पंक्तियां हैं इसी तथ्य को जो है उजागर करती हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द, संघीय यानी फेडरल शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, उसके जगह पर यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। किसका? यूनियन का। संघ, हिंदी में दोनों के लिए संघ ही शब्द यूज होता है, लेकिन फेडरेशन और यूनियन में बस इसी बात का जो है अंतर है। यूनियन और कौन सा? फेडरेशन। फेडरेशन के साथ यह है कि इसमें जो घटक दल हैं जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, यानी बिल्कुल मर्जी के अनुसार। लेकिन यूनियन का मतलब भारत जो है संघों, भारत जो है राज्यों का संघ है, जो कि पहले आर्टिकल में यही तो जो है लिखा गया है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इसमें जो राज्य हैं ये अपनी मर्जी के अनुसार अलग नहीं हो सकते हैं और न ही अपनी मर्जी के अनुसार दूसरा क्षेत्र इसमें जो है सम्मिलित हो सकता है। और जब भी होगा तो आर्टिकल 1 का जो है हमेशा अमेंडमेंट जो है किया जाता है, जब दूसरे क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में लेना हो या फिर जो है भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को देना हो या उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां थी? यह है। अब ये भी प्रश्न इसलिए दिया गया है कि बहुतेरे लोग जो ही सूचियों का नाम देखेंगे फट से जो है बी विकल्प को लगा देंगे कि बस करो यही सही है। अनुसूचियां नहीं कह रहा है, सूचियां कह रहा है। यानी भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं? 3। हालांकि इसको भारत शासन अधिनियम 1935 में ही दिया गया था। एक है संघ सूची। कौन सी? संघ सूची। संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है, वही संघ सूची कहलाता है। और इसमें इस समय शायद इतने विषय जो है दिए गए हैं, 100। राज्य सूची वो है जहां की राज्य सरकारें जो है कानून बनाने के लिए जो है जिम्मेदार होती हैं। यहाँ पर राज्य सरकार जो है कानून बनाती है
और समवर्ती सूची वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बनाने के लिए फ्री होती है, वही समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची का प्रावधान सिर्फ समवर्ती सूची का जो है किस देश के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। इसमें कुल जो है 52 विषय दिए गए हैं, यहां कुल 61 विषय जो है दिए गए हैं। और कुल कितनी सूची है? 3 है, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अनुसूची दिया होता तब जो है आप 12 के साथ जा सकते थे। भारत का संविधान अपना अपराधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से या भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से यह अपना अपराधिकार जो है भारत की जनता से प्राप्त करता है। पहली ही पंक्ति में लिखा गया है, हम भारत के लोग। भारत के संविधान में समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। भारत का जो है संविधान भारत के लोगों को समर्पित है। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। आज के सेशन में बस इतना ही सही है। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे साथ जो है बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।